हमारे पास इस वक्त कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप मुझे बताइए, नोट्स तो अभी प्रैक्टिकली आपने नहीं बनाए, प्रैक्टिकली तो नहीं बनाए ना नोट्स आपने बैलेंस शीट प्रैक्टिकली बनाना सीख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रैक्टिकली बनाना सीख लिया, आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का तारुफ अभी देख लिया। ओके, अभी इसकी डेप्थ नहीं हमने देखी, लेकिन तारुफ वी हैव गॉन थ्रू। और कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं, और मैंने जैसे कल आपको कहा था कि 80% आप कर सकते हैं। वो जो 20% था उसमें ये जो कंपनी रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको बॉदर करेंगी। जब हम ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ लेंगे, कुछ कंपनी से रिलेटेड रीवैल्यूएशन और कुछ इस किस्म की चीज़ें हम पढ़ लेंगे, तो वो 20% वो भी इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगा। आप इनकम स्टेटमेंट को जब आइडेंटिफाई करते हैं या बैलेंस शीट को जब आइडेंटिफाई करते हैं या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि नेम होना ज़रूरी है। उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग डेट का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंसी, मैं आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के बात कहता हूँ कि प्रेजेंटेशन करेंसी हो। लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ इन 1000 या इन मिलियन व्हाट्सएवर इज़ द लेवल ऑफ प्रेसिशन, वो आपको देना होता है। ओके, ये बातें भी समझ में आ गई हमें। ओके, उसके बाद हमारे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं। फाइनेंशियल पोजीशन को मैयर करने के लिए एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी, ठीक है, यही है। और हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस ये यूज़ होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मालूम करने के लिए, या उसको बनाने के लिए, या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मालूम करने के लिए, ठीक है जी। कल थोड़ी सी बात मैं आपके साथ कर रहा था लायबिलिटी के रेफरेंस में, तो मैंने आपसे कहा था कि जी आपको लायबिलिटी की सही डेफिनेशन क्लियर नहीं होती, जिस वजह से आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को भी लायबिलिटी कह देते हैं, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी लायबिलिटी कह देते हैं। असल में ये वो बात है कि जो डेफिनेशंस आपकी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूज़ होती हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में यूज़ होती हैं, वो हैं जो कि ISB कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में मौजूद हैं। इसलिए उनके ऊपर बेस करके हम किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम के तौर पर आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो एसेट है ये आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो कि आपके कंट्रोल में हैं, ओके। और इनसे आपको एक बहरहाल फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट की एक्सपेक्टेशन होती है, ओके। एसेट के बारे में याद रखिएगा, आपने इकोनॉमिक रिसोर्स कहना है। और जब लायबिलिटी है तो ये आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जिसके अगेंस्ट आपके कुछ रिसोर्सेज जो हैं उनका आउटफ्लो होना है फ्यूचर में, ठीक है। अगर आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में आउटफ्लो होना नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो फिर आपकी लायबिलिटी नहीं है, आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। लिहाजा एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आगे लेके चलते हैं। हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में करंट एसेट, करंट लायबिलिटी में जो डिस्टिंग्विश किया जाता है, मैं भी जानबूझकर उस तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा टॉपिक इस वक्त जो है वो बेसिकली मैं आपको अभी अगले चंद मिनट्स के अंदर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। तो वो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस वक्त। इन्फॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कौन सी होती हैं, हमें मालूम है एसेट्स और लायबिलिटी हैं। अब ये ज़रा लिस्ट एसेट की देख लीजिए। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में याद रखिएगा आपकी लैंड एंड बिल्डिंग कौन सी, जो या तो आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है, या फिर आपने रेंटल टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास रखी हुई है।
आप एक और काम उससे कर रहे हैं, आप लैंड एंड बिल्डिंग में अपना ऑफिस चला रहे हैं, अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, शोरूम बनाया हुआ है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आती, वो कहाँ पर जाती हैं, वो ये प्रॉपर्टी IAS 16 की प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर तो आप मतलब बिजनेस ने ख़रीद कर रखी है कि कल को इसको बेच देंगे कैपिटल एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी, या आपने इसलिए उसको इन्वेस्ट किया हुआ है कि आप आगे से किराए पर दे देंगे, यानी कि उसमें बिजनेस नहीं कोई कर रहे आप, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स आपके ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पैटर्न्स, ठीक है, इस तरह की जो हैं आपके एसेट्स जो कि आइडेंटिफाएबल हैं और कोई सब्सटेंस, फिजिकल सब्सटेंस नहीं रखते, उसको आप जो हैं वो इंटेंजिबल एसेट के तौर पर अपने। और फाइनेंशियल एसेट्स आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सादा मैं आपको बता देता हूँ। एक बड़ा फाइनेंशियल एसेट जो कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अगर जैसे अली ने इन्वेस्टमेंट की थी उमैर एंड कंपनी में, तो अली ने एसेट बाय किया था, अली ने वो जो इन्वेस्टमेंट की थी 150 की, वो इन्वेस्टमेंट 150 से डेबिट होगी, ये प्रीमियम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसने तो इन्वेस्टमेंट किया 150, तो 150 से इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके कैश क्रेडिट किया इसने, तो 150 की जो इन्वेस्टमेंट है इसकी वो फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। मोटी सी ये बात ध्यान में रखिएगा, इसकी फ़िलहाल अभी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्का हल्का मैं इस पर आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद जो आपके लेवल पर कुछ मेन एसेट्स हैं वो ये हैं इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट, इससे भी हमें तारुफ है। लायबिलिटीज़ में आप आ जाइए, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। अब ये देखिए ये प्रोविजंस जो IAS 37 के तहत आपकी लायबिलिटी बनती है, प्रोविजन अगेंस्ट एक्सपेक्टेड लॉसेस। फिर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, आप जो लोन्स लेते हैं वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होती हैं, ठीक है। लायबिलिटी फॉर करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, ये भी अभी इस पे आपको, करंट टैक्स वाला हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, डेफर्ड टैक्स वाला अभी आपको उसको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूँ समझ लीजिए कि इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट, इसके अगेंस्ट आपका ये इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट, ये आपकी जो है ये इसकी अकाउंटिंग होगी, और ये आपको पेएबल जब तक पे नहीं हो रहा होगा आपको लायबिलिटी में नज़र आएगा। ओके, अच्छा जी, मैं इस वक्त आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। दो तरीक़ों से इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, एक नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड और एक फंक्शन ऑफ एक्सपेंस मेथड। नॉर्मली जो इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं जिस तरीके से, वो फंक्शन ऑफ एक्सपेंस मेथड होती है, जिसमें कि हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर रहे होते हैं। ओके, ऐसा ही है। और हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम ऐड करते हैं, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लेस होते हैं, अदर एक्सपेंसेस लेस होते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स की एक अमाउंट आ जाती है, इनकम टैक्स एक्सपेंस लेस करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। अब ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात आ रही है, मैं फ़िलहाल इसके ऊपर स्टार कर रहा हूँ, ये हमने डिटेल से डिस्कशन करनी है अभी, ठीक है। तो यूँ आपके पास एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाती है, जो कि आपकी रिटेन्ड अर्निंग में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शो की जाती है। ओके, यहाँ तक तो छोटी छोटी बातें थी जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जो आपने ऑलरेडी कुछ हद तक पढ़ी हुई हैं।
इनमें आपको जो कुछ बातें जहन में रखने की होती हैं जिसको कि आप अमूमन एग्ज़ामिनेशन में भूल जाते हैं और गलत करते हैं, वो अभी हमने रिटेन्ड अर्निंग या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट की बात की है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से मैं बात कर चुका, रिटेन्ड अर्निंग क्या है, ठीक है। ये ऑनर्स इक्विटी की आइटम है और आपको रिटेन्ड अर्निंग, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस की एक मूवमेंट शो करना होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। फिर इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपको हमेशा नॉर्मली क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो दी जा रही होती है अदर इंफॉर्मेशन के तौर पे एडजस्टमेंट्स के अंदर, ठीक है। जब एडजस्टमेंट में कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि उसकी डबल एंट्री अभी नहीं हुई। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं चाहूँगा कि आप इसको सीखें। अभी ट्रायल बैलेंस से हमें तारुफ है सबको, ओके। ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो मालूम हो रही होती हैं और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, इसका मतलब है कि आपके डेबिट्स एंड क्रेडिट्स दुरुस्त रिकॉर्ड हुए हैं, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल छोटी सी देता हूँ कि आपने अगर क्रेडिट पे चीज़ें सेल कर रखी हैं 700,000 की और इसके अगेंस्ट कोई कैश रिसीव नहीं हुआ, कोई सेल्स रिटर्न नहीं हुई, तो आपको ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स रिसीवेबल 700 और ट्रायल बैलेंस में सेल्स 700 की नज़र आएंगी और ट्रायल टैली हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ चीज़ें नीचे एडजस्टमेंट में मालूम होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अब एक बात करने जा रहा हूँ जो कि बड़ी इजीली समझ आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको नीचे एडजस्टमेंट में कहता है कि सेल्स रिटर्न ऑफ ₹20 हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड, ये कहता है। अब इसका क्या मतलब है कि ये आपके जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हुई, जर्नल से लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं हुई, लेजर अकाउंट का बैलेंस जो है वो इससे अफेक्ट नहीं हुआ और अल्टीमेटली वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस तक नहीं पहुंचा, ये मतलब है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी अब अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी जी, कि सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे 20 से। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे, जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना रहे होंगे, उसमें हम जब सेल्स लिखेंगे तो हम एकदम से उसको आउटर कॉलम में 700 नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें इसकी एक एडजस्टमेंट करना होगी, तब 680 ये लिखा जाएगा। और इसी तरह से हम जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे, उसमें जब हम अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट लिख रहे होंगे एसेट्स के अंदर, तो उसको हम 700 में से ये 20 की एडजस्टमेंट माइनस करके लिखेंगे 680, तब जाके वो चीज़ें टैली करेंगे। अब सिचुएशन ये बनती है, जो बात मैं आपसे कर रहा था, दैट वाज अबाउट द क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक। वो जो क्लोजिंग स्टॉक है, आपको अगर एडजस्टमेंट में मौजूद है तो ऑब्वियसली उसके दो इफ़ेक्ट आपको दिखाने हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट कहाँ जाएगा जी, एसेट्स में, और क्रेडिट जो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में माइनस होगा। गॉट द पॉइंट। लेकिन अब वो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं सारी गुफ्तगू कर रहा था। लेकिन अगर आपको ट्रायल बैलेंस में अमंग अदर इंफॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक
की अमाउंट लिखी हुई है सपोजली 55 और ट्रायल की दोनों साइड्स इक्वल हैं, ट्रायल की दोनों साइड्स इक्वल हैं, मींस डेबिट एंड क्रेडिट बाकी सब के ठीक हैं, ट्रायल दोनों साइड्स आर इक्वल, और उस ट्रायल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट नजर आ रही है। अब क्या इसको जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, क्या अब इसको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों में शो करेंगे? नहीं, क्योंकि इसकी डबल एंट्री हो चुकी हुई है। जब ट्रायल बैलेंस में कोई इंफॉर्मेशन होती है उसकी डबल एंट्री हो चुकी हुई होती है, उसके लेजर अकाउंट में पोस्टिंग हो चुकी हुई होती है, उसके बैलेंसेस तब जाके ट्रायल बैलेंस में नजर आते हैं, लिहाजा उनको सिर्फ प्रेजेंट किया जाता है, अब उसकी पीछे डबल एंट्री नहीं की जाती। जबकि अगर एडजस्टमेंट में कुछ लिखा हुआ हो तो इसका मतलब उसकी डबल एंट्री नहीं हुई हुई, उसको प्रेजेंट करने से पहले उसकी डबल एंट्री की जाती है, फिर उसकी प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में उनको शो करना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में शो करना, स्टेटमेंट चेंजेस इक्विटी में शो करना, इसको आप प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो अब आपको क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है तो देखा ही जाएगा कि ये डेबिट साइड पर नजर आ रहा है, तो डेबिट साइड वाली चीज ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड पे नजर आ रही है या तो वो एक्सपेंस होगी या एसेट होगी। फॉलो कर रहे हो? क्या ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे अगर कोई इंफॉर्मेशन नजर आ रही है उसको आप लायबिलिटी में ले जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो डेबिट नेचर की है, डेबिट नेचर की चीज लायबिलिटी में नहीं जा सकती। इनकम में ले जा सकते हैं? नो। डेबिट के अंदर, डेबिट में अगर कोई चीज नजर आ रही, देखो ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आपका ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट ये क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस, बोथ साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब डेबिट साइड पर जो अमाउंट नजर आ रही है या तो वो एक्सपेंस है या एसेट है, और क्रेडिट साइड पर जो नजर आ रही है वो या तो लायबिलिटीज है या कैपिटल है या इनकम है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। वो क्या आती हैं कि आपको क्रेडिट साइड पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नज़र आती है जो कि ना लायबिलिटी होती है, ना कैपिटल होती है, ना इनकम होती है। जैसे कि आपको परचेज रिटर्न नज़र आ रही होती है, आती है ना, तो वो क्या होती है? मैंने कल लफ्ज़ बोला था ना कॉन्ट्रा, वो जाके परचेज में से माइनस होएंगी, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पर डेबिट साइड पर आपको सेल्स रिटर्न नज़र आ रही है। अब सेल्स रिटर्न जो है वो क्या है? कॉन्ट्रा टू द इनकम, यानी कोई एक्सपेंस या एसेट नहीं है। इसी तरह से आपको यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नज़र आ रही होगी, आपको यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अब वो लायबिलिटी नहीं है, वो क्या है? कॉन्ट्रा है, एसेट में से माइनस होंगे, ये कॉन्ट्रा है ना। इसी तरह से आपको यहाँ पर अगर मैं पुरानी बात करूँ तो ड्राइंग्स नज़र आ रही होंगी या डिविडेंड पेड नज़र आ रहा होगा, ड्राइंग्स नज़र आ रही होंगी या डिविडेंड पेड नज़र आ रहा होगा। अब ये क्या है? अब ना ये एक्सपेंस है ना ये एसेट है, ये क्या है? जो कि ऑनर्स एक्विटी में जाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग जो हमने भी बनाया था उसमें पेमेंट शो होंगी, ठीक है। ये एक्सपेंस या एसेट नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटे कि आप इसको जाने विद फ्यू एक्सेप्शंस। आपके डेबिट पे एसेट या एक्सपेंस होते हैं, क्रेडिट पे लायबिलिटीज़, इनकम या कैपिटल होता है, और कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो कॉन्ट्रा होती हैं। ये कॉन्ट्रा हैं जो कल भी हमने बात की थी, इंशाल्लाह मज़ीद भी इसको हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके, वेल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये मैंने स्टॉक की बात आपको कर दी। ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन अपीयर हो रही का मतलब कि उसकी डबल एंट्री होगी, सिर्फ आप प्रेजेंटेशन किसी एक जगह पर होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर नजर आ रही है, उसके बारे में फर्दर वो कह सकता है कि प्रोविजन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, या फर्दर कुछ बैड डेट्स हैं नॉट येट रिकॉर्डेड हैं। अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट वही ज़हन में रखिए कि आपको अगर ट्रायल बैलेंस से बाहर कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो डबल एंट्री उसकी रिकॉर्ड होनी है अभी। ओके, बस ये बुनियादी बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस पर हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है पिछले दिनों में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के हवाले से। अच्छा जी, अब ये बात आ गई क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट और वैल्यूएशन की बात आ गई। हमने थोड़ा सा क्लोजिंग स्टॉक के बारे में सीखना है। वो यूं कि IAS 2 अप्लाई होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर बाज़ औक़ात उसकी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई वैल्यूएशन एडजस्टमेंट। पहली बात तो ये है कि वो कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल काउंट हमारा 7000 का है, वो स्टॉक आपका करंट एसेट्स में जाएगा, ठीक है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में माइनस होगा। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटे? अच्छा, बाद में हमें IAS 2 के तहत वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री के कुछ मसाइल से दो चार होना पड़ता है। आप मुझे बताएं, IAS 2 हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ है? कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू उन दोनों में से जो लोअर होता है। अब हमें एस्टिमेट उसकी जो NRV कैलकुलेट करी जाती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को माइनस किया जाता है और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक सच सेल्स को माइनस किया जाता है। तो हम कहाँ तक पहुँचते हैं जी? NRV देखा ये जाएगा। सपोजली क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने एसेट में लेकर जा रहे हैं 7000 की, अगर ये अमाउंट कैलकुलेट होती है 5300, इसका मतलब क्या है कि हमने अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये तो आपने ठीक कहा कि 5300 लेकर जाएंगे, लेकिन डबल एंट्री क्या करेंगे? हम पहले ये डबल एंट्री पास कर चुके हुए हैं। हम पहले 7000 की डबल एंट्री पास कर चुके हुए हैं। अब पता चलता है कि हमारी जो है इन्वेंट्री 7000 की नहीं बल्कि 5300 की प्रेजेंट होना चाहिए बैलेंस शीट में एज एन एसेट। तो इसका मतलब है 1700 से इन्वेंट्री हमारी जो है वो इम्पेयर हो गई है, राइट डाउन करेंगे इन्वेंट्री को, ठीक है। तो ये वाली अकाउंटिंग एंट्री रिवर्स कर देंगे, आप ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और स्टॉक या इन्वेंट्री को आप क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से? शाबाश बेटा, 1700 से, सो दैट कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो इन दोनों की एडजस्टमेंट के बाद 5300 की शो होगी आपकी बैलेंस शीट में। ये पॉइंट समझ में आता है? अगर आपने ये 7000 की अकाउंटिंग एंट्री पास ना की होती तो आप डायरेक्टली 5300 से इन्वेंट्री या स्टॉक को एसेट बनाते और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट करते। अब ये एक एग्जांपल है, मैं ये क्वेश्चन कोशिश करूंगा आप लोगों को मैं होमवर्क के तौर पर भेज दूं, तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, आई ट्रस्ट। अब ये ट्रांजैक्शंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड बिजनेस, आप मुझे बताइए क्या ये वाली ट्रांजैक्शन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है? एग्रीड? कोई रोला नहीं है? कर सकते हैं, बड़े हो गए हो, बिल्कुल बड़े हो गए। मिसाल के तौर पर आप क्या करेंगे, आप 150 से डेबिट करेंगे, 100 से क्रेडिट और 50 से क्रेडिट करेंगे। ये वाली एंट्री आप पास कर सकते हैं, आपको अलग अलग से दो एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है। तो वो शेयर कैपिटल अपनी फेस वैल्यू से जा रहा है, ठीक है बेटा। शेयर कैपिटल को तो मैं 100 से क्रेडिट कर रहा हूँ, मैं तो बैंक को 150 से डेबिट कर रहा हूँ। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अपनी अपनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहे हैं, शेयर कैपिटल को मैंने 150 से नहीं क्रेडिट किया। ये सबको समझ आ गया? ओके, ये देखें उसने क्या किया, 5000 की फेस वैल्यू का शेयर 4000 के प्रीमियम पे इशू किया 9000।
अब उसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़ पर शेयर, वो रिसीव कर रहा है 18। उसने अलग से प्रीमियम नहीं हमें बताया, उसने अलग से प्रीमियम नहीं बताया। हमने खुद देख लिया कि अगर आप 18 में शेयर इशू कर रहे हैं, है वो 10 का, तो इसका मतलब है कि आप 8 प्रीमियम ले रहे हैं। ठीक है बेटे, ये बात समझ में आती है हमें? ओके। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन इनकर कॉस्ट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाज़ का ये होता है कि शेयर इशू करने के अगेंस्ट आपने कोई कॉस्ट इनकर की होती है, ये नॉर्मली डेबिट की जाती है इक्विटी को डायरेक्टली। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या होगा, अगर सपोजली 500 आपने शेयर इशू करने के, देखो ना, आपने जब शेयर्स इशू करने हैं तो आपको कोई ना कोई तो दरमियान में कोई एक मिडिल मैन रखना पड़ रहा है, कोई ब्रोकर है या कोई इसकी सर्विसेज लेना पड़ रही हैं। स्टॉक ओरिजिनल इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आईपीओ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपके कुछ एक्सपेंडिचर आते हैं, कोई लीगल एक्सपेंडिचर आते हैं, कुछ कॉस्ट इनकर होती है। ठीक है, वो जो कॉस्ट है वो कह रहा है कि आपकी 500 की इनकर हुई है, तो वो कह रहा है कि उसको आप अपना रेगुलर एक्सपेंस नहीं बनाएंगे कि जी वो ऑपरेटिंग तो हो नहीं रही। शेयर के अगेंस्ट कैपिटल जब आता है आपके पास, तो ये ऑपरेशंस का इशू तो नहीं है, ये तो आपने वंस इन द लाइफ टाइम जाके कहीं शेयर्स इशू करना होते हैं। देखो बेटे, थोड़ी सी बात ये समझने की कोशिश कीजिएगा। एक है बैंक से लोन लेना, 2, 4, 5 साल के लिए लिया, वापस कर दिया, फिर बैंक से लोन लिया, वापस कर दिया, फिर लिया, वापस कर दिया। ओनर के साथ तो ये काम नहीं होता कि पैसे की जरूरत पड़ी, ओनर से पैसे ले लिए, उसको वापस कर दिए, फिर ओनर शेयर कैपिटल देकर वापस नहीं लेता, उसके अगेंस्ट डिविडेंड्स लेता है, कंपनी से पैसे वापस नहीं ले रहा होता। नॉर्मल इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, अभी आपका लेवल नहीं है वो। ओनर जब कंपनी को पैसे देता है तो कंपनी से पैसे वापस नहीं, कैपिटल के पैसे वापस नहीं लेता, हाँ डिविडेंड्स ले रहा होता है। अब अगर उसको वो पैसे वापस चाहिए होते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने शेयर्स बेचता है किसी और को। अली को अगर पैसे वापस चाहिए होंगे, मार्केट में जाएगा, शेयर मार्केट में जाएगा, वहां पर वो शेयर बेचेगा। जो इसने 150 का खरीदा है वो हो सकता है 350 का बिक जाए, लेकिन उमैर एंड कंपनी कुछ नहीं दे रही होगी वापस। ठीक है, फॉलो किया? तो वो अब फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू किया, जो 500 रुपए का खर्चा आया, वो शेयर प्रीमियम को डेबिट करके आप कैश क्रेडिट कर दें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने आपको डिविडेंड की बात की कि डिविडेंड इज जस्ट लाइक अ ड्राइंग। हमने अगर डिविडेंड पे कर दिया है तो डिविडेंड को डेबिट करके कैश को क्रेडिट करें। एक बात ये याद रखिएगा, कहीं लिख लो कि डिविडेंड एक्सपेंस नहीं होता, जैसे ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं होती। क्या ड्राइंग्स को कभी हम एक्सपेंस कह सकते हैं? इस तरह जो डिविडेंड पे किया जाता है वो कभी एक्सपेंस नहीं होता। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर कोई कहे कि इसका नेचर क्या है, आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। इट वाज आवर प्रॉफिट दैट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टू आवर शेयर होल्डर्स एंड दैट्स इट। ठीक है, ये एक्सपेंस नहीं है डिविडेंड की पेमेंट। ओके, हाँ डेबिट होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट में कमी हो रही है, ओनर्स इक्विटी में कमी है, तो डिविडेंड को डेबिट करेंगे। अगर पे कर दिया तो कैश को क्रेडिट करेंगे, अगर पे नहीं किया तो आपने अपनी लायबिलिटी बना ली, ऑब्लिगेशन बन गई। आपने अगर पे नहीं किया तो लायबिलिटी बन गई ना, सादा सी एंट्री है ना। तो डिविडेंड डेबिट पेएबल लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट हो जाएगा, और अगर आपने पे कर दिया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सादा सी बात है इसके अंदर। ओके, अच्छा जी, टैक्सेशन की बात आती है। मैं इसको फिलहाल अभी आसान अल्फाज में आपके सामने रख देता हूं। अगर आपको घबराहट होगी तो मैं फिर आपको मजीद इसके ऊपर डिटेल्स बताऊंगा। इसको सादा ही समझें आप। है क्या कि टैक्स एक एक्सपेंस है। मैं इसको और सादा करने लगा हूं। अगर पे कर दिया हो तो क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर पे नहीं किया तो क्या करेंगे? लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे। कोई मुश्किल है? इनकम टैक्स एक्सपेंस है, अगर पे कर दिया तो कैश को क्रेडिट करें, अगर पे नहीं किया तो पेएबल लायबिलिटी को क्रेडिट करें। मुक्की? अच्छा, अब आगे, इन केस इन द नेक्स्ट ईयर इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट टैक्स हैज बीन ओवर एस्टिमेटेड, हमने ज्यादा एस्टिमेट लगा दिया था अगर टैक्स का, तो रिवर्स कर दें। ये उसकी रिवर्सल आ गई। अगर आपने टैक्स के लिए प्रोविजन ज्यादा रख ली थी तो उसको रिवर्स कर दें।
इसको आप जितना सादा जहन के साथ सीखेंगे उतना आप करेक्ट सॉल्व करेंगे, जितना कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे इसके आप कोई ना कोई गलती करेंगे। इनकम टैक्स इज एन एक्सपेंस, इफ पेड इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इफ यू हैव एन एस्टिमेशन कि जी इतना टैक्स, जो कि नॉर्मली होता यही है, इतना टैक्स लगेगा, तो आप इनकम टैक्स एक्सपेंस को तो डेबिट करेंगे, इनकम टैक्स पेएबल या इनकम टैक्स प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे। अगले साल जब पता चला ओहो हमने तो ज्यादा प्रोविजन क्रिएट कर ली थी, तो रिवर्स कर दो, सादा सिंपल रिवर्स कर दो, ठीक है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, इसको छोड़ दो फिलहाल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, लो जी आगे कोई इतनी अब मुश्किल वाली बातें नहीं है। मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था इनफैक्ट वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब छोटे छोटे कुछ सिनेरियो हैं, ये मैं एग्जांपल्स आपके साथ क्वेश्चन की शक्ल में शेयर करूंगा और वो आप फिर इसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा, प्रैक्टिस